हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। तो आज का ये जो सेशन है ये संबंधित है करंट अफेयर्स से। सीएपीएफ में पिछले 5 इयर्स में करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आए हैं उनका क्या ट्रेंड रहा है, किन टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आए हैं, किस तरीके के प्रश्न आए हैं, आज हम इसका एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण होता है। आप सिर्फ स्टैटिक नॉलेज से अगर हम कहें कि हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर लें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और अगर करंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ है तो आपके प्रदर्शन को वो बाकी बच्चों से और मजबूत स्थिति में ला देता है, यानी कि आपका प्रदर्शन और अच्छा हो जाएगा बाकी बच्चों से। सो पिछले कुछ वर्षों का अगर हम एनालिसिस करें तो हम पाते हैं कि कुछ 5-6 ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर का मतलब ये नहीं है कि करंट में जो भी चीजें हुई हैं हम उनको बस पढ़ लें, नहीं। हमें उनको समझना है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वहां पर फोकस करना है। और जो करंट की चीजें हैं उनको हमें स्टैटिक चीजों से भी जोड़ना है। करंट को हम एक तरीके से स्ट्रेटेजिक वेपन के जैसे देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम क्लियर करने के लिए मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट सोचते हैं ना कि करंट अफेयर्स तो बहुत वास्ट है, कैसे कवर करेंगे, ये भी पढ़ लो, यहाँ से भी पढ़ लो, ये भी सोर्स कवर कर लो। तो ऐसा नहीं है। इसके लिए जरूरी होता है कि हम समझें कि हमारे एग्जाम का जो ट्रेंड है वो क्या है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि पिछले 4-5 सालों में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए हैं वो किस तरीके से आए हैं, किन टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस आए हैं, कहाँ पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। हमें ये समझने को मिल जाएगा ना कि किस दिशा में हमको अपनी मेहनत करनी है ताकि उसका परिणाम भी हमें मिले। स्मार्ट स्टडी जिसको कहते हैं वो करना होता है। शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जैसे कि अभी मैंने बात किया कि 4-5 या 5-6 ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं ये हैं, तो जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं अगर हम पहले उनकी बात करें तो ये सेक्टर्स कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी। क्योंकि सीएपीएफ का एग्जाम एक फोर्स से रिलेटेड एग्जाम है तो डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के जो भी टॉपिक्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन सेकेंड इज इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी समिट्स कहाँ पर हुई हैं, कोई नए इनिशिएटिव्स हैं, या इंडिया अगर इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल करके कुछ काम कर रहा है तो वो भी पूछा जाता है। इसके बाद है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम बस टॉपिक्स देख लेते हैं कि प्रायोरिटी टॉपिक्स जो हैं वो कौन से हैं। देन है साइंस एंड टेक, गवर्नमेंट एंड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसके बाद है इकोनॉमी एंड रिपोर्ट्स, और सेवेंथ है अवार्ड्स, स्पोर्ट्स और पर्सनैलिटीज। सो इन टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करने से पहले ये देखते हैं कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनका क्या वेटेज रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे 2021 की बात करें तो उसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन थे। 2022 में बात करें तो 25 to 35 थे। इस साल में डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पूछे गए थे। देन 2023 में बात करें तो 15 to 20 क्वेश्चंस। इसके बाद 2024 में 20+ क्वेश्चंस, और 2025 में भी अप्रोक्स 25 क्वेश्चंस थे। ये वेटेज कई बार वेरी करता है, जैसे कि कभी स्कीम्स थोड़ी ज्यादा पूछ ली गई, कभी डिफेंस के से रिलेटेड जो चीजें हैं वो ज्यादा पूछ ली गई। तो हमें ये ध्यान में रख के चलना है कि जैसे अभी इस वर्ष जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं वो ये ध्यान रखेंगे कि डिफेंस से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। अगर आपने डिफेंस का वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें कमीशन की गई हैं इंडियन नेवी में, इंडियन कोस्ट गार्ड में। बहुत सारे नए अ, आविष्कार हुए हैं, डिफेंस से रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं। तो आप उनको अच्छे से कवर करके जाएंगे। यहाँ तो आपने देख लिया कि क्वेश्चंस का वेटेज कितना है हर एग्जाम में। अब हम देखेंगे कि जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है।
सो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। सो क्योंकि हम डिफेंस से संबंधित एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी सेक्टर हो जाता है। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं या डिफेंस अग्रीमेंट्स हुए हैं, नए वेपन्स अगर इंडक्ट किए गए हैं, मिसाइल सिस्टम्स जो न्यूज में हैं। इसके साथ ही जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि डीआरडीओ हुआ, है ना, बीआरओ हुआ, या सीएपीएफ के बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि 2025 में पूछा गया था कि ओल्डेस्ट सीएपीएफ कौन सी है। तो क्यों पूछा गया था? क्योंकि असम राइफल्स ने अपने 190 ईयर्स कंप्लीट किए थे, इस वजह से। इसके साथ ही अगर मैरीटाइम सिक्योरिटी से संबंधित कुछ इनिशिएटिव्स हैं तो वो भी आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि सागर इनिशिएटिव के बारे में पूछा गया था, या बॉर्डर सिक्योरिटी से संबंधित जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस तरीके से हमें फोकस करना है कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें अच्छे से कवर करना है। देन हमारा जो सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो आज की दुनिया में कोई भी कंट्री ऐसी तो है नहीं कि वो अकेले सारा अपना सब कुछ संभाल लेगी। हम वैश्विक स्तर पर अलग अलग ग्रुप्स में जुड़ते हैं, कंट्री टू कंट्री अग्रीमेंट्स करते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वैसे भी इंडिया का जो ग्लोबल रिलेशन है वो इस समय देखिए काफी न्यूज में रह रहा है। हर मंथ कुछ ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं समिट्स हो रही है जहां पे इंडिया को इनवाइट किया गया है या कुछ अग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही जो इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स हैं जैसे कि G20 जिससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था 2023-24 में। इसके बाद G7, ब्रिक्स, एससीओ, सार्क से भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वाड से 2025 में पूछा गया है। आसियान समिट के बारे में पूछा गया है कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है। देन ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, या इन ग्रुपिंग से या इन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित इनकी जो समिट्स होती हैं वो कहाँ पर हुई हैं, क्या इनकी थीम रही है, यहाँ पर भी हमें फोकस करना है। इस वर्ष G7 काफी न्यूज में रहा है, ये फोकस करने वाला है, बहुत जरूरी टॉपिक है। इसके अलावा ब्रिक्स, क्योंकि ब्रिक्स की अध्यक्षता ही 2026 में भारत कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर हमको फोकस करना है। देन थर्ड जो हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है वो है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज। सो गवर्नमेंट स्कीम्स वो खासकर जिनका जिक्र किया गया है बजट या फिर इकोनॉमिक सर्वे में, उनके पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। या फिर कुछ ऐसे स्कीम्स जिन्होंने जैसे अपने 5 इयर्स, 10 इयर्स या 20 इयर्स कंप्लीट किए हैं और काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो उन स्कीम्स के बारे में भी पूछा जाता है। या कोई नई स्कीम जो इम्प्लीमेंट की गई है या किसी फेमस पर्सनालिटी के नाम पर कोई स्कीम शुरू की गई है तो ये भी पूछा जाता है। जैसे कि अगर हम 2025 में देखें तो शहीद भगत सिंह के नाम पर एक स्कीम शुरू किया था पंजाब सरकार ने। वो स्कीम पूछी गई है कि वो किस सेक्टर से संबंधित है। फोर्थ हमारा जो टॉपिक है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पर साइंस एंड टेक की बात करें तो इसमें इसरो के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, कोई सैटेलाइट लॉन्च की गई है, आज के समय में एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, जो बायोचीन टेक्नोलॉजी है, ये सब काफी न्यूज में रह रही हैं। इसके साथ ही डिफेंस टेक को इसमें जोड़ दिया जाए तो जो भी नए इन्वेंशंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। या साइंस के थ्रू कुछ भी स्पेस में ऐसा नया खोजा गया है तो वो भी कई बार आपसे पूछा जाता है। जैसे कि 2025 में सेगिटेरियस नाम से पूछा गया था कि ये क्या चीज है जो काफी न्यूज में रही है। या इसरो के जो अपकमिंग प्रोग्राम्स हैं उनका टारगेट ईयर क्या है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे। फिफ्थ हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। सो इन्वायरमेंट आज के समय में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि
क्लाइमेट से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, इन्वायरमेंटल रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं, नए नए इनिशिएटिव्स लाए जा रहे हैं, ताकि क्लाइमेट जो इतना ज्यादा चेंज हो रहा है इसमें सुधार किया जा सके। क्योंकि उससे उससे क्या हो रहा है कि जो ह्यूमन लाइफ है या कोई भी लिविंग जो भी लाइफ है, एग्रीकल्चर है, हर चीज इससे प्रभावित हो रही है। आपने देखा होगा पीवाईक्यूज में, जैसे जो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, COP30 से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा जो भी कन्वेंशंस हुए हैं, जैसे कि रॉटरडैम कन्वेंशन हो गया, बेसल कन्वेंशन हो गया, ये किन क्षेत्रों से संबंधित हैं ये भी आपसे पूछा जाता है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई रिपोर्ट आई है तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही अगर कोई स्पीसीज काफी न्यूज में है, जैसे कि ब्लैक कैट करके एक स्पीसीज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, और जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आप ध्यान रखेंगे कि ये किस ईयर में आए हैं और ये किस स्पीशीज से संबंधित हैं। सिक्स्थ हमारा जो टॉपिक है वो है इकोनॉमी एंड रिपोर्ट्स। सो इकोनॉमी में ही आप रखेंगे बजट और इकोनॉमिक सर्वे को, क्योंकि वहां पर स्कीम्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कितना रहेगा, पिछले वर्ष कितना रहा, किस सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया, जो हमारी इनकम है वो किन सेक्टर से सबसे ज्यादा होती है, या जो व्यय होता है वो सबसे ज्यादा किन क्षेत्रों में होता है, इसका सीक्वेंस कई बार आपसे पूछ लेता है। तो इन चीजों को आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे से कवर कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर कोई रिपोर्ट आई है, जैसे कि ग्रोथ रिपोर्ट आई है, कंट्री की जो डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है वो है, या फिर नीति आयोग की कोई रिपोर्ट है जैसे कि SDG इंडिया इंडेक्स हो गया, या गुड गवर्नेंस रिपोर्ट है, तो इस तरीके की रिपोर्ट्स जो हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके साथ ही जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि IMF या वर्ल्ड बैंक की बात करें, अगर ये भारत में कोई ऐसा इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं या भारत सरकार इनके साथ जुड़ करके कोई कार्यक्रम शुरू कर रही है, तो वो कार्यक्रम भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वो भी आप ध्यान रखेंगे। और जो हमारा सेवेंथ टॉपिक है वो है अवार्ड्स, स्पोर्ट्स और पर्सनालिटीज। सो अवार्ड्स की बात करें तो जैसे जो भी नेशनल अवार्ड्स हो गए, नोबेल प्राइजेस हो गई, मेजर स्पोर्ट्स इवेंट हो गए जैसे कि ओलंपिक्स हुआ, पैरा ओलंपिक्स हुआ, या इंडिया की बात करें तो नेशनल यूथ स्पोर्ट्स जो होता है फेस्टिवल वो हो गया, ट्राइबल फेस्टिवल भारत में पहली बार आयोजित किया गया है, तो इस वर्ष वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से भी क्वेश्चंस पूछा गया है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। खो खो का पहली बार आयोजन किया गया है भारत में, सो मे बी वहां से भी क्वेश्चंस बने, क्योंकि अगर किसी स्पोर्ट्स का आयोजन पहली बार किया जा रहा है तो वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमें ये ध्यान देना होता है कि किस स्पोर्ट्स में कौन विनर रहा है, उसका वेन्यू कहाँ कहाँ रहा है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उस स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसके साथ ही कुछ और भी मेजर अवार्ड्स हैं जो आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में पूछा जाता है, या गोल्डन इन्वायरमेंट अवार्ड के बारे में पूछा जाता है। तो इस तरीके के जो अवार्ड इवेंट्स हैं ये भी आप ध्यान रखेंगे। टेनिस से रिलेटेड जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, सो फ्रेंच जो टेनिस टूर्नामेंट होता है या फ्रेंच जो ग्रैंड स्लैम होता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हैं, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। सो ये हमारे साथ रहे जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जहां पर हमको सबसे ज्यादा फोकस करना होता है। सो अब हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर्स इन टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, और फिर इस वर्ष हम उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे कि कौन से टॉपिक्स न्यूज में हैं जहां से इस वर्ष क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो हमारा पहला जो प्रायोरिटी टॉपिक था वो था डिफेंस सेक्टर। तो हम शुरू करेंगे डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। सो यहां पर अगर हम देखें तो इंडियन नेवल शिप जो INS तारिणी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है, और ये पूछा गया है 2025 में।
क्यों? क्योंकि इसने अपने 17,000 नॉटिकल ट्रांस ओशनिक इंटर कॉन्टिनेंटल जो वॉइस है वो कंप्लीट किया था, जिसकी वजह से ये काफी न्यूज में रही थी। ये जो आईएनएस तारिणी है, इसने अपना अभियान गोवा से शुरू किया था और फिर केप टाउन, रियो डी जेनेरियो होते हुए वापस 188 डे में ये वापस गोवा आ गई थी। तो इसलिए इसके बारे में पूछा गया था। देन यहाँ पर ऑपरेशन कावेरी के बारे में पूछा गया है। सो ऑपरेशन कावेरी जो है ये उस समय लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जब सिविल वॉर हुआ था सूडान में, और वहां पर जो भारतीय नागरिक फंस गए थे उनको वापस अपनी कंट्री ले आना था। तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने। इसके साथ ही आपने देखा कि यहाँ पर ओल्डेस्ट सीपीएफ के बारे में पूछा गया है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया असम राइफल्स ने अपने 190 ईयर्स कंप्लीट किए थे, तो काफी न्यूज में था, इसलिए यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देन हम देखें तो यहाँ पर ये जो फाइटर जेट्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो यहाँ स्टेटमेंट दे दिया गया है, तीन डिफरेंट डिफरेंट फाइटर जेट्स हैं और आपको बताना है कि इनसे संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2024 में। सो ये फाइटर जेट्स जो हैं ये क्यों पूछे गए? क्योंकि उस समय इनका जो मेंटेनेंस और रिपेयर फैसिलिटी है ना, उसकी शुरुआत कंपनी ने कहा था, जैसे कि डसॉल्ट एविएशन ने कहा था कि वो इसकी शुरुआत भारत में करेंगे। तो इस वजह से ये काफी चर्चा में रहा था। देन अगर हम तेजस फाइटर जेट की बात करें तो इसको लेकर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मध्य एक डील हुई थी, जिसकी वजह से ये न्यूज में रहा। तो इस वजह से इसके बारे में क्वेश्चंस पूछा गया है। देन एक्सरसाइज अजय वॉरियर के बारे में पूछा गया, क्योंकि हाल ही में इसका आयोजन उस टाइम पे किया गया था और इस एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। तो इससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके साथ ही यहां पर आपसे पूछा गया है सागर परिक्रमा यात्रा के बारे में। इसका फर्स्ट फेज उस समय शुरू किया गया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो जो लोकायन 2026 है या फिर समुद्र प्रदक्षिणा है, जो कि शुरू किया गया है आईएनएस सुदर्शनी के द्वारा, तो इस वर्ष के एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ध्यान रखेंगे इसको, इस टॉपिक के बारे में आप देख लेंगे। देन यहाँ पर मिशन शक्ति के बारे में पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में। यहां पर पूछा गया है कि ये जो मिशन शक्ति है ये किस चीज से संबंधित है? तो ये एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, इससे ही संबंधित ये मिशन शक्ति शुरू किया था डीआरडीओ ने। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहां पर मिसाइल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। यहां पर आपको अग्नि, ब्रह्मोस और धनुष मिसाइल दी गई है और आपसे पूछा गया है कि यहां पर क्रूज मिसाइल कौन सी है। इंडिया का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये काफी न्यूज में रहता है। अभी हाल ही में तो इसलिए भी न्यूज में है क्योंकि इंडिया का जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है इसको लेकर के ट्रेड भी हुआ है फिलीपींस, वियतनाम के मध्य। इसके अलावा इंडोनेशिया के साथ भी चर्चा हो रहा है कि इंडिया इसको एक्सपोर्ट करेगा, तो आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि क्रूज मिसाइल्स या फिर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं इनमें क्या बेसिक अंतर होता है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आप यहां पर कंफ्यूज कर जाएंगे। अगर हम क्रूज मिसाइल्स की बात करें तो ये जो मिसाइल्स होती हैं ये बहुत लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करती हैं, साथ ही ये पावर्ड होती हैं जेट इंजन से। और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो हाई आर्किंग, वो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी पर जाती हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कि कौन से मिसाइल्स हैं जो कि क्रूज मिसाइल्स हैं या फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स में आती हैं अग्नि सीरीज, पृथ्वी और ट्राइडेंट। इसके साथ ही ब्रह्मोस, निर्भय और टॉमहॉक मिसाइल सिस्टम जो है ये क्रूज मिसाइल्स के नाम से जानी जाती हैं।
देन यहां पर आपने देखा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में भी पूछा गया है। और अभी इस वर्ष वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का जो सेकेंड फेज है वो असम से शुरू किया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए। फिर यहाँ पर सागर पहल के बारे में पूछा गया है कि ये किस चीज से संबंधित है, तो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी से संबंधित है, जिसको शुरू किया गया था इंडियन ओशन में। और यहां पर सागर का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहां पर आपसे फाल्कन 9 रॉकेट के बारे में पूछा गया था। कोई भी ऐसा रॉकेट जो काफी न्यूज में रहा है, या कोई भी ऐसा मिसाइल या डिफेंस सिस्टम जो न्यूज में रहा है, वो आप जरूर ध्यान रखेंगे कि इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है, या ये मिसाइल सिस्टम या डिफेंस सिस्टम किस कंट्री से संबंधित है। जैसे कि प्रीवियस ईयर आप देखेंगे तो 2020 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें थर्ड मिसाइल सिस्टम के बारे में पूछा गया था कि ये किस कंट्री से संबंधित है। और उसके साथ ही ये KH-47M2 की बात करें तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस CAPF में कई बार पूछे गए हैं। देन यहां पर ऑपरेशन संकल्प के बारे में पूछा गया है। तो इंडिया की जो फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, या फिर कोस्ट गार्ड हो, इनके द्वारा अगर कोई ऑपरेशन इनिशिएट किया गया है तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही कोई एक्सरसाइज, कोई मिशन या इनिशिएटिव अगर इन फोर्सेस ने शुरू किया है तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। इसके साथ ही आप इस वर्ष जैसे जो डिफेंस सिस्टम की बात करें उसमें आप काफी ध्यान देंगे कि जो घोस्ट क्रूज मिसाइल है ये काफी न्यूज में रही है और ये भारत से संबंधित है, तो आप इसके बारे में देखेंगे। पिनाका जो लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट लॉन्चर है इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है यानी कि BMD, ये भी काफी न्यूज में रहा है, तो आप इन चीजों के बारे में देखेंगे। वैश्विक स्तर पर बात करें तो चाइना का जो डोंगफिम 17 हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है यानी कि DF-17, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि DF-17 जो मिसाइल है ये किस कंट्री से संबंधित है। इसके साथ ही आप एक और ध्यान रखेंगे, वो है पैट्रियट। पैट्रियट जो है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है अमेरिका का, जो अभी कुछ दिन पहले काफी न्यूज में रही है। और साथ ही प्रिज्म स्ट्राइक जो मिसाइल है ये भी न्यूज में रही है, जो कि अमेरिका ने पहली बार इसका यूज किया है ईरान पर, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ऑपरेशंस में आपने देख ही लिया कि जैसे ऑपरेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में भी, कि पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हुए थे उनका सीक्वेंस आपसे पूछ लिया गया था, जिसमें था ऑपरेशन रिडल, ऑपरेशन कैक्टस लिली, ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर। इसके साथ ही डिफेंस से रिलेटेड आप और भी ये ध्यान रखेंगे, जैसे कि यहां पर आपने देखा कि पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस हुए हैं उनका सीक्वेंस आपसे पूछा गया है। इंडिया ने कोस्टल रडार सिस्टम दिया था मालदीव्स को, ये भी आपसे पूछा गया है। तो इसी तरीके से अभी काफी न्यूज में रहा है कि जो इंडिया है, इंडियन नेवी है, उसने ड्यूरिंग द पोर्ट ऑफ कॉल 100 इंसास राइफल्स गिफ्ट किए हैं केन्या को। इसके मोम्बासा पोर्ट पर जब इंडियन नेवी का वो जो शिप है INS त्रिकंद उसने विजिट किया था, तो 100 इंसास राइफल्स केन्या को गिफ्ट किए गए थे। तो इस तरीके के फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। देन यहां पर आपसे पूछा गया था इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजग के बारे में। क्यों? क्योंकि इसको उस समय पे कमीशन किया गया है। तो इस बार इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड में बहुत सारे ऐसे वेसल्स हैं या ऑफशोर पेट्रोल वेसल हैं
एंटी सबमरीन्स हैं जिनको कमीशन किया गया है, या एक दो ऐसे वेसल्स भी हैं जिनको डीकमीशन किया गया है, तो उसके बारे में आप जरूर देखेंगे। अभी हाल ही में टॉप 50 जो डिफेंस के टॉपिक्स हैं उसका एक वीडियो अपलोड किया गया है, आप उसको जरूर से देख के जाएं, क्योंकि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं ना, खासकर डिफेंस से रिलेटेड, वो आपको वहां से जरूर मिलेंगे। तो डिफेंस का जो पोर्शन है आपका वहां से काफी कंप्लीट हो जाएगा, आपको इधर उधर बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं होगी। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिया या फिर दूसरी कंट्री या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के मध्य अगर कुछ अग्रीमेंट साइन हुए हैं, या जो भी रीजनल ब्लॉक्स या ग्रुपिंग्स हैं, इनकी स्थापना कब हुई, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, इनकी समिट्स जो एनुअल होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में आपसे पूछा गया है। ये 2023 में पूछा गया है। इसके अलावा आसियान, CIC, यूरोपीय यूनियन और ओपेक के बारे में आपसे पूछा गया है। ओपेक तो इस वर्ष के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि यूएई काफी न्यूज में रहा है, क्योंकि यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस से अभी हाल ही में एग्जिट लिया है। देन आसियान समिट हाल ही में संपन्न हुई है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने वर्चुअल तरीके से अपनी प्रेजेंस स्थापित की थी। इसके साथ ही यहां पर आप देख सकते हैं कि OPCW यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स ने हेग अवार्ड प्रदान किया था एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को, जिस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ग्रुप अगर इंडिया को पुरस्कृत करती है या कोई अवार्ड प्रदान करती है तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी को इंटरनेशनल बहुत सारे अवार्ड्स प्रदान किए गए हैं। तो 2026 में उनको जो भी अवार्ड्स प्रदान किए गए हैं ये आप जरूर देख के जाएंगे। देन यहाँ पर इंडिया और पोलैंड के मध्य एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई थी। तो इससे रिलेटेड देखिए आपसे टेन्योर पूछ लिया गया है कि ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसका जो 5 ईयर का प्लान है वो कब से कब तक का है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चांसलर ऑफ जर्मनी के बारे में पूछा गया था, क्योंकि उस समय यहाँ पर इलेक्शंस हुए थे, ये न्यूज में था और ये आपसे पूछा गया है। इसके बाद हम यहाँ देखें तो इंडिया और यूएई के मध्य जो टॉक्स हुए हैं उसका आउटकम आपसे पूछा गया है। अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी G7 की समिट में शामिल हुए तो उनकी वापस से वहां पर बायलिटरल टॉक हुई विद यूरोपियन यूनियन काउंसिल एंड द जो भी प्रेसिडेंट हैं यूएई के उनसे। तो इस तरीके की जब बायलिटरल टॉक्स होती हैं उनका क्या आउटकम है या कुछ अग्रीमेंट साइन हुए हैं तो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर यहाँ पर रीजनल ग्रुप्स की बात करें तो देखिए सार्क के बारे में आपसे पूछा गया है। आप प्लीज ध्यान रखेंगे कि इस वर्ष जो ब्रिक्स समिट है वो इंडिया में हो रही है, तो आप प्लीज देख के जाएं कि ये कहाँ हो रही है, क्या थीम है, क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो वहां पर डिस्कस किए जा रहे हैं। क्योंकि ब्रिक्स में कई सारी कैटेगरीज कर दी गई हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल समिट, यूथ समिट, इन्वायरमेंट से रिलेटेड समिट, देन वहां पर जो टेक्नोलॉजी से संबंधित समिट्स हैं वो डिफरेंट प्लेस पर हो रही हैं, तो आप प्लीज इसे देखकर जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 15th आसियान समिट के बारे में पूछ लिया गया है कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, इंडिया इसका जो मेंबर है वो है कि नहीं। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो भी समिट्स या ग्रुपिंग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है या जो न्यूज में है, भारत उनमें पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है, और किया है तो उसका मेंबर है कि नहीं है। जैसे कि इंडिया G7 में शामिल हुआ उसकी समिट में, पर इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। इसी तरीके से आसियान के समिट में इंडिया वर्चुअली पार्टिसिपेट किया पर आसियान का मेंबर इंडिया नहीं है। तो आप ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपसे क्वाड के बारे में पूछा गया है। क्योंकि क्वाड जो ग्रुपिंग है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, काफी चर्चा में रहती है, तो आप इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे।
अभी यहाँ पर हमने जैसे ये अग्रीमेंट के बारे में देखा था कि इंडिया और पोलैंड के मध्य अग्रीमेंट हुआ था, तो ये आपसे पूछ लिया गया। तो 2026 में ऐसे और भी बहुत सारे अग्रीमेंट हुए हैं, जैसे कि अगर हम इंडिया स्वीडन की बात करें तो इसके मध्य ज्वाइंट एक्शन प्लान साइन हुआ है फॉर 2026 टू 2030। ये आप ध्यान रखेंगे। इंडिया और इटली के मध्य साइन हुआ है स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान, और इसका टाइम है 2025 टू 2029। देन इंडिया और जापान के मध्य साइन हुआ है एक्शन प्लान फॉर इंडिया जापान ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज एंड कॉपरेशन। और आपने पोलैंड का देखा ही कि ये साइन हुआ है फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 2024 एंड 2027। सो इस तरीके की जो भी चीजें हैं ये आप ध्यान रखेंगे। फिर यहां पे आपने देखा कि जैसे क्वाड के बारे में पूछा गया है, और फिर देखिए यहां पर ये क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, G20 से संबंधित पूछा गया है उसका कंपोजिशन, कि जो G7 की कंट्रीज हैं सारी, वो क्या G20 की मेंबर्स हैं, सारी ब्रिक्स की कंट्रीज क्या G20 की मेंबर हैं। तो G20 से ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि उस समय पर इंडिया ने G20 की अध्यक्षता की थी। तो इस वजह से इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स। यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में आपसे पूछा गया है। देन यहाँ पर फिर ये जो स्कीम थी शहीद आजम सरदार भगत सिंह हरियावल लहर, इसके बारे में पूछा गया है। तो कई बार जो स्कीम्स किसी फेमस पर्सनालिटी के नाम पर होती हैं वो भी आपसे पूछी जाती हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि इस स्कीम का ये फोकस एरिया है। अब आपको बताना है कि ये कौन सी स्कीम के बारे में चर्चा की जा रही है। तो जब आप स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये कब शुरू की गई, किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने इसको शुरू किया है, और साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे कि इसका फोकस एरिया क्या है और कौन इसके बेनिफिशियरीज हैं। यहां पर देखिए ग्रामीण भारत महोत्सव के बारे में आपसे पूछा गया है। फिर राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के बारे में पूछा गया है। जल जीवन मिशन के बारे में पूछा गया है। जल जीवन मिशन जो है ये इस वर्ष के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जल जीवन मिशन जो है इसने अपने 10 इयर्स कंप्लीट किए हैं। कोई भी ऐसी स्कीम्स जिसने अपने 10 इयर्स कंप्लीट किए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या फिर ऐसी स्कीम्स जिनकी चर्चा बजट या फिर इकोनॉमिक सर्वे में की गई है, आप एक दिन उन सब स्कीम्स के बारे में जरूर देख लें, क्योंकि वो स्कीम्स अक्सर ही आपसे पूछी जाती हैं। और हर साल हम देखें ऑन एन एवरेज स्कीम से रिलेटेड 5 to 7 क्वेश्चंस जरूर रहते हैं। सो अगर हम इस वर्ष के बारे में बात करें तो ट्यूलिप जो स्कीम शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, वो काफी न्यूज में रही थी। आप उस स्कीम के बारे में जरूर देखेंगे। इसके साथ ही भारत विस्तार जो कि एक मल्टीलिंगुअल एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म था, ये भी काफी न्यूज में था। आप इसके बारे में देख लेंगे। जन सुरक्षा से संबंधित जो 3 स्कीम्स हैं जो कि है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और साथ ही अटल पेंशन योजना। ये तीनों ही स्कीम्स इस वर्ष काफी न्यूज में रही हैं। आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ने भी अपने 10 इयर्स कंप्लीट किए हैं और काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो आप इसके बारे में देख लेंगे। देन यहाँ पर पीएम कौशल योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, या फिर जैसे जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल जो है इनको लेकर के बायलेटरल अग्रीमेंट्स भी इंडिया ने साइन किए हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ। जैसे कि इंडिया और यूएस के मध्य साइन हुआ है क्रिटिकल मिनरल पैक्ट। देन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एमओयू साइन किया है। इंडिया की तरफ से जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है उसने ये एमओयू साइन किया है फॉर द डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ लिथियम एंड कोबाल्ट असेट्स। इसके साथ ही इंडिया और ब्राजील के मध्य जो ये मिनरल सप्लाई चेन है इसको लेकर के
बायलेटरल अग्रीमेंट साइन हुए हैं। तो इस तरीके की जो चीजें काफी न्यूज में हैं या वो भविष्य के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहां से आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। देखिए जैसे यहां पर आपसे क्रिटिकल सेक्टर्स से लेकर के क्वेश्चंस पूछा गया था। देन यहाँ पर जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं या काउंसिल्स हैं, उनसे रिलेटेड आपसे ईयर्स पूछ लिया गया है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो है इसको कब सेटअप किया गया। नाबार्ड के बारे में देखिए आपसे पूछा गया है कि नाबार्ड ने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है उसको कब इंस्टीट्यूट किया। तो नाबार्ड के बारे में इस बार भी आप काफी ध्यान से देख लेंगे। इसके साथ ही जो एक बैंक है नेशनल डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में भी आप बहुत ज्यादा अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि हाल ही में एनडीबी में 10th मेंबर जो शामिल हुआ है वो हुआ है उज्बेकिस्तान। और इसी के साथ उज्बेकिस्तान फर्स्ट कंट्री बन गया है फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू जॉइन ब्रिक्स बेस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो इस तरीके का कोई भी संस्थान अगर न्यूज में है तो वो आप ध्यान रखेंगे। फिर यहां पर देखिए लुक या एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में आपसे पूछ लिया गया है। इस तरीके के क्वेश्चंस को ही देख के हम ये अनुमान लगाते हैं कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो इस वर्ष के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहां पर जैसे क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ ये जो इनिशिएटिव है इसके बारे में आपसे पूछा गया है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किन क्षेत्रों से संबंधित है या किन इश्यूज से संबंधित है। फिर यहाँ पर आपसे अमृत के बारे में पूछ लिया जा रहा है कि ये किस चीज से संबंधित है या कौन सा एरिया इससे संबंधित नहीं है। तो ऐसे जो स्कीम्स हैं इनका आप फुल फॉर्म भी जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट्स में वो फुल फॉर्म भी डाल सकते हैं कि ये इसका फुल फॉर्म है, करेक्ट है या नहीं है। तो स्कीम्स वो किस ईयर में लॉन्च की गई है, क्या उनकी प्रायोरिटी एरियाज हैं, ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में जैसे E85 काफी न्यूज में रहा है, इथेनॉल ब्लेंडिंग काफी न्यूज में रहा है, तो आप इन चीजों के बारे में जरूर से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो यहां पर जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर आपसे एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पे E100 पायलट प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर निसार सैटेलाइट के बारे में पूछा गया है। जो इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स हैं उनके बारे में पूछा गया है। सर्ट इन जो कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है इसके बारे में पूछा गया है। तो अगर हम इसको डिस्कस करें तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ना कि ये एक नोबल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है। इसी तरीके से डीआरडीओ ने विकसित किया है एक स्वदेश करके एक सिस्टम जिसको हम कहते हैं सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है और ये काफी न्यूज में रहा है, क्योंकि इसको डेवलप किया गया है ताकि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सही तरीके से पहुंच सके, खासकर उन लोगों को जो हमारे डिफेंस फोर्सेस में एम्प्लॉयड हैं और कई बार वो ऐसे एरियाज में उनको ड्यूटी देनी पड़ती है जहां पर कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर की काफी समस्या होती है, या जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर ड्रिंकिंग वाटर की समस्या होती है। तो उसी के निदान के लिए ये जो स्वदेश करके टेक्नोलॉजी है ये विकसित किया है डीआरडीओ ने। इसके बाद ही आपने देखा कि जैसे अभी मैंने E85 के बारे में बताया कि आप ध्यान रखेंगे, इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है E85 को नई दिल्ली में। और इसमें यह है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग 80 to 85% होगा पेट्रोल में, और जो कन्वेंशनल पेट्रोल होगा वो होगा 15 to 20%। आप इसके आउटकम्स भी ध्यान रखेंगे क्योंकि इसके नेगेटिव आउटकम्स भी आ रहे हैं कि जो व्हीकल्स हैं वो उन पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो स्टेटमेंट में आपसे इस तरीके की चीजें पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट जैसे हमने यहाँ पर निसार सैटेलाइट के बारे में देखा, सुपर कंप्यूटर्स के बारे में देखा, तो जो भी इसरो के मिशंस हैं
चाहे वो इंडिविजुअल हो या किसी कंट्री के साथ मिल करके कोई ज्वाइंट मिशन है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे इंडिया का जो स्पेडेक्स मिशन है वो काफी न्यूज में रहा था। इसके साथ ही सॉरी, जो इंडिया का ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन है जिसको इसरो ने रिसेंटली लॉन्च किया था सक्सेसफुली, तो इस तरीके की जो ये मिशन हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपसे नाम दिया गया था और पूछा था कि ये क्या है, तो ये इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स हैं। इसके साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि इंडिया का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, तो वो है एरावत, जिसको नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सीडेक पुणे ने डेवलप किया है। इसके साथ ही इंडिया के कुछ और सुपर कंप्यूटर्स काफी न्यूज में रहते हैं, जैसे कि परम सिद्धि, परम प्रवेगा, प्रत्यूष एंड मिहिर। तो आप इन सब के बारे में ध्यान रखेंगे। इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर रहा है जिसको सीडेक ने लॉन्च किया था 1991 में, उसका नाम रहा है परम 8000। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही अभी हाल ही में न्यूज में रहा है परम शक्ति सुपर कंप्यूटर, जिसको इनॉग्रेट किया गया है आईआईटी मद्रास में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि परम शक्ति जो सुपर कंप्यूटर है उसको हाल ही में कहां पर इनॉग्रेट किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे आईआईटी मद्रास में इनॉग्रेट किया गया है। तो इस तरीके से जब आप पीवाईक्यू के क्वेश्चंस एनालाइज करते हैं तो आपको आइडिया लगता है कि हमें कहां पर फोकस करना है, किन चीजों को पकड़ना है और किन्हें साइड रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें तो देखिए ये सैगिटेरियस ए के बारे में पूछा गया है कि ये क्या है। तो ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल था जो काफी न्यूज में था, इस वजह से आपसे पूछा गया है। नॉन फंजिबल टोकन के बारे में पूछा गया है। देन यहाँ पर फॉल्कन 9 जो रॉकेट था आपने देखा कि इसके बारे में पूछा गया है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ना ये आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। साइंस एंड टेक की बात करें तो जो इंडिया में आयोजित हुआ था इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि काफी चर्चा में रहा था इंडिया में भी और वैश्विक स्तर पर भी। आप ध्यान रखेंगे कि जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट है इसका आयोजन तो किया गया है इंडिया में, लेकिन जो एआई समिट है, ग्लोबल एआई समिट, इसका आयोजन किया गया था यूएई में। तो ये जो छोटे छोटे कंफ्यूजन्स है ना ये आप क्लियर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपसे इंस्पायर इनिशिएटिव के बारे में पूछ लिया गया है। फिर यहाँ पर नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स के बारे में पूछ लिया गया है। तो आप इन चीजों को भी ध्यान रख के चलेंगे। साइंस से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि स्टार्स इनिशिएटिव काफी न्यूज में था, तो आप इसको कवर करके चलेंगे कि ये किस चीज से संबंधित है, इसके बेनिफिशियरीज कौन है, या इस इनिशिएटिव का क्या उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। सो इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो इतनी सारी चीजें हैं ना कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, अब उनकी संख्या, उनके पूछने का तरीका और बढ़ता जा रहा है और बहुत सारी चीजें इसमें ऐड होती जा रही हैं। सो जैसे कि वर्ल्ड ओशन डे की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। देन ये 2022 में पूछा गया था। इसके बाद वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में पूछा गया है। साथ ही इंडिया के क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी टारगेट्स हैं इनसे रिलेटेड देखिए आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हमें ध्यान रखना होता है कि जैसे जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है उसका आयोजन कब किया जाता है, क्या थीम रही है, पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया है, या फिर जैसे जो कई सारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं जैसे कि COP31 का आयोजन 2026 में हुआ तो कहाँ पर हुआ, क्या इसका थीम रहा, क्या आउटकम रहा। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि COP31 की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड जो टर्कोइज नेक्सस इनिशिएटिव है वो काफी न्यूज में रहा है। करंट अफेयर्स के वीडियोस में ये कवर भी किया गया है। तो इस तरीके की जो इनिशिएटिव्स हैं इनके पूछने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप जब करंट अफेयर्स के वीडियोस देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपकी वहां से कवर हो जाएंगी। इसके साथ ही जो इंडियन इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि एक पेड़ माँ के नाम, यह भी न्यूज में था, या फिर नमो ऑक्सीजन पार्क्स, ग्रीन इंडिया मिशन,
इस तरीके की इनिशिएटिव्स भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए स्पीसीज के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्लैक टाइगर्स के बारे में आपसे पूछा गया है। यहाँ पर सीओपीज के बारे में आपसे पूछा गया है। एक तरफ क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के एडिशंस दे दिए गए हैं और दूसरी तरफ कंट्रीज। आपको बताना है कि कौन से क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का एडिशन कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखें तो देखिए यहाँ पर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी जो है इससे संबंधित 15th फाइनेंस कमीशन में जो शेयरिंग है यूनियन टैक्स और स्टेट्स का या इसका वेटेज कितना है ये पूछा गया है। तो जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है ना वो आप बहुत अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि इसमें किसी भी सेक्टर से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं, जो भी रिव्यूज दी गई हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर देखिए यहाँ पर आपसे COP 28 के बारे में पूछा गया है और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है 2024 में। फिर यहाँ पर एक्शन फॉर क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट के बारे में आपसे पूछा गया है, ये 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यहाँ पे यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया था ग्वालियर को, तो ये भी आपसे पूछा गया है। अभी हाल ही में लखनऊ काफी चर्चा में रहा था, लखनऊ को घोषित किया था यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी। तो इस तरीके के जो फैक्ट्स है ना ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पर कन्वेंशन जो है जैसे कि वेशल कन्वेंशन, रॉटरडैम, स्टॉकहोम, ये किससे संबंधित है? तो ये पॉल्यूटेंट के मैनेजमेंट से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। फिर यहाँ पर आप देखें तो ये 2023 में पूछा गया था। एक तरफ इंटरनेशनल कन्वेंशंस के नाम है और दूसरी तरफ इनसे इनकी थीम्स दी गई है। आपको बताना है कि ये जो कन्वेंशंस है ये किससे संबंधित हैं। सो इन अगर हम इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर ही पूछे जाते हैं। ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं इनकी एनुअल समिट्स होती रहती हैं या कोई ना कोई इनकी ऐसे रिपोर्ट्स आती हैं जिसकी वजह से ये काफी न्यूज में रहते हैं। सो जैसे कि मिनी माता कन्वेंशन की बात करें तो अभी हाल ही में इसकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि जो पार्टीज हैं उन्होंने अग्री किया है टू फेज आउट द डेंटल अमलगम बाय 2034। सो जब इन कन्वेंशंस के द्वारा कोई ऐसे टारगेट फिक्स किया जाता है तब ये और इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर आपसे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज के बारे में पूछा जा रहा है। ये जो प्रिंसिपल है ये संबंधित है ग्रीन हाउस गैस इमिशन से और इसको फॉर्मलाइज किया गया 1992 का जो अर्थ समिट है उसमें। इस वजह से ये आपने देखा ही होगा कि अर्थ समिट हुआ, रियो डी जेनेरियो का जो समिट हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस अग्रीमेंट, ये सब जो चीजें हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इनको करंट की चीजों से जोड़ करके आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इकोनॉमी, जिसमें हम बजट, इकोनॉमिक सर्वे और रिपोर्ट्स पर फोकस करेंगे। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि जीबीए से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इकोनॉमिक सर्वे को बहुत अच्छे से कवर करें। देन यहाँ पर इंडेक्सेस के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर चैडलर का जो गुड गवर्नमेंट इंडेक्स है इसके बारे में पूछा गया है। अगर हम इस वर्ष की बात करें तो चैडलर का जो गुड गवर्नमेंट इंडेक्स है इसमें टॉप पर जो कंट्री है वो है सिंगापुर और इंडिया की जो रैंक है वो है 49। ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया है 2025 में। देन यहां पर फिर देखिए इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट करके जो 5 एरियाज दिए गए थे उनमें कौन शामिल नहीं है, तो यहां पर डायरेक्ट बजट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यहां पर हम देखें कि इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर जो नीति आयोग का एसडीजी इंडिया इंडेक्स है देखिए इससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है।
सो ग्लोबली अगर हम देखें तो जो एसडीजी इंडेक्स होता है उसमें इंडिया की रैंक जो है वो है 99th। और इंडिया में जो नीति आयोग जारी करता है एसडीजी इंडेक्स, इसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स जो होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है, जैसे कि टॉप परफॉर्मिंग, फ्रंट रनर, इस तरीके से उनकी कैटेगरीज होती हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पर आप देखिए बजट से क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे बजट है, तो आप इन क्वेश्चन से ये आइडिया लगा सकते हैं ना कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो हर साल वहां से क्वेश्चंस आए हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर जो अभी आपने देखा कि 16th फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है उसका कितना वेटेज है। तो जो 16th फाइनेंस कमीशन वर्तमान में है, जिसके चेयरमैन हैं अरविंद पनगड़िया और जिसका टाइम पीरियड है 2026 टू 2031, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आप देख लेंगे कि ग्रांट्स इन एड जो हैं वो कैसे क्या है, फिजिकल डिसिप्लिन के लिए क्या टारगेट दिया गया है। जैसे कि स्टेट्स का ये टारगेट दिया गया है ना कि वो अपना स्टेट जो डेफिसिट है जीएसडीपी का वो 3% के अंदर कर ले। तो इस तरीके की चीजें आप जरूर कवर करें। फिर यहाँ पर देखिए 15th फाइनेंस कमीशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद सोर्स ऑफ डिमांड से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो कहाँ पर है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर देखिए यहाँ पर यूनियन बजट से पूछा गया है कि लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन सा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। सो रेवेन्यू रिसिप्ट और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं टॉप 5, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है इससे भी रिलेटेड देखिए क्वेश्चन आया है। तो क्योंकि अभी NFHS 6 जो है वो न्यूज में है, तो आप प्लीज उसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एसडीजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर इन्होंने यही पूछ लिया है कि हम जो स्टेट्स को कैटेगराइज करते हैं वो किन कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें एक कैटेगरी नहीं है। तो एस्पिरेंट्स होते हैं, परफॉर्मर्स भी होते हैं, अचीवर्स भी होते हैं, फ्रंट रनर्स नहीं होते हैं, सॉरी, फास्ट रनर्स नहीं होते हैं, ये होते हैं फ्रंट रनर्स। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपसे जीएसटी के बारे में पूछ लिया है कि जीएसटी क्या है। तो वो एक तरीके का टैक्स है। देन यहाँ पर आपसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके रेवेन्यू में जो पार्टिसिपेशन है या कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट सेक्टर्स का, वो किस तरीके से है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को ही देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अवार्ड्स, स्पोर्ट्स एंड पर्सनालिटीज। सो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर मिलानो कोटिना जो विंटर ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स हुए थे इनके बारे में पूछा गया है। देन यहाँ पर ब्रेंडन हॉल ग्रुप एक्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी अवार्ड दिया गया था इंडिया के संस्था यानी कि एनटीपीसी को 2023 में, तो ये भी आपसे सॉरी पूछ लिया गया है। फिर अगर हम यहाँ देखें तो आईपीएल के बारे में आपसे पूछा गया है। फेमस पर्सनालिटीज की बात करें तो अगर कोई इंडियन फेमस पर्सनालिटी उनकी कोई बुक रिलीज हुई है जिस वजह से वो काफी चर्चा में है तो वो भी पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज के बारे में भी पूछा गया है। 2024 में ये क्वेश्चन आया है कि 2023 का जो नोबेल पीस प्राइज है वो किनको किनको प्रदान किया गया है, किस सेक्टर में। फिर यहाँ पर जो इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स हैं ये आपसे पूछे गए हैं। देन यहाँ पर एक्सपर्ट कमिटी ऑन कैपिटल कंपनी, ये कमिटी काफी न्यूज में रही थी क्योंकि इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, तो इस कमिटी के बारे में पूछ लिया गया है कि उसके हेड कौन थे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में पूछा गया है। साथ ही जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स होते हैं उनके बारे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2023 में, क्योंकि ये जो नेशनल अवार्ड्स हैं ये थोड़ा लेट प्रदान किए जाते हैं।
अगर हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की बात करें, खासकर ये जो अवार्ड्स, स्पोर्ट्स या फेमस पर्सनालिटी से संबंधित हैं, तो इस ईयर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, क्योंकि ये पहली बार भारत में आयोजित किए गए हैं। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया, टॉप 5 स्टेट्स कौन से रहे हैं मिडिल टैली में, और साथ ही इसका ऑफिशियल मैस्कट क्या है। देन आप देख सकते हैं हाल ही में न्यूज में रहा था खेलो इंडिया विंटर गेम्स, जिसका आयोजन किया गया था लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में, और 2 फेज में इनका आयोजन किया गया था। इसके साथ ही फेमस पर्सनालिटीज की अगर हम बात करें, तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जो डिफेंस चीफ है, पहली बार किसी महिला को डिफेंस चीफ बनाया गया है, तो उनका नाम काफी न्यूज में रहा है। आप जब करंट अफेयर्स के वीडियोस देखेंगे तो उसमें उनकी चर्चा की गई है, तो आप वो भी ध्यान रखेंगे। या किसी भी कंट्री में अगर पहली बार कोई फीमेल प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनती है, या कोई पर्सन कुछ ऐसा एक्सेप्शनल करता है, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ ही जो नोबेल प्राइजेस हैं वो आप प्लीज देख के जाएंगे 2025 में। जो ये नोबेल प्राइजेस प्रदान किए गए थे अक्टूबर में, क्योंकि 2026 का जो होगा, 2026 का वो तो अभी काफी बाद में होगा, तो आप 2025 का जरूर से देख के जाएंगे कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में किनको ये प्रदान किया गया है, और ये भी देखेंगे कि किस चीज के लिए उन्हें प्रदान किया गया है। देन जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, क्योंकि वो अभी मई में ही सबको प्रदान किए गए हैं, तो ये भी आप देखेंगे, जिसमें बेस्ट फीचर फिल्म रही थी 12th फेल। बेस्ट जो एक्टर लीडिंग रोल का अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। इसके साथ ही लीडिंग रोल में जो बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड है वो दिया गया है रानी मुखर्जी को। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो है दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये दिया गया है साउथ के एक्टर मोहन लाल को। इस तरीके के जो अवार्ड या इवेंट्स हैं ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, तो जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर हम ओवरऑल अब समराइज करें जो न्यूज में है या जिनकी समिट्स का आयोजन किया गया है, तो उनको आप जरूर देख के जाएंगे। सो आज के इस सेशन को हम यही समअप करेंगे। यहाँ पर एक बहुत प्यारा ये कोट लिखा है, दैट एवरी न्यूज यू रीड टुडे इज अ स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम टुमारो। हम जो कुछ भी पढ़ते हैं ना, हमें पूरे विश्वास के साथ उन्हें पढ़ना होता है। सही स्ट्रेटेजी, सही एरिया में फोकस करके पढ़ना होता है। और जब हम इस स्ट्रेटेजी को इस तरीके से अपनी पढ़ाई को करते हैं, तो जरूर जो परिणाम होता है वो हमारे फेवर में होता है। और कोई भी जो रिजल्ट है वो हमारे फेवर में तभी आता है जब हम डिसिप्लिन के साथ अपना काम करते हैं। ये जो एनालिसिस है, आप प्लीज इसको एक बार जरूर देखें, और इसी हिसाब से अपने जो भी टॉपिक्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करें, और उन पे जो फोकस एरियाज हैं उनको अच्छे से कवर करके जाएं। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और साथ ही ये सेशन देखने के बाद आप जरूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा ये सेशन, आप अपने रिव्यूज जरूर देंगे।